नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम रोज 20 एमसीक्यू की चर्चा करते हैं और 20 एमसीक्यू के साथ लगभग 50 फैक्ट और तैयार करते हैं, तो लगभग 100 फैक्ट्स हम यहाँ पे तैयार करते हैं। और ये फैक्ट्स ना सिर्फ स्टेट सिविल सर्विस बल्कि यूपीएससी के साथ जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एमपीपीएससी, यूकेपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी सभी की यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको फाइल यहाँ पे मिलेगी। आज हेट स्पीच डे था, तो उस पर यहाँ पे एक कोट है कि टैकलिंग हेट स्पीच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, एवरीवन एवरीवेयर कैन एंड मस्ट स्टैंड अगेंस्ट द हेट एंड स्टैंड अप ह्यूमन राइट्स। तो जो भी हेट स्पीच होती है, घृणा संबंधी जो वार्ताएं होती हैं सोशल मीडिया के थ्रू और अन्य चैनल के थ्रू समाज में जाती हैं, वो समाज को कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है एक सामाजिक प्राणी होने की बदौलत कि हम इसको रोकें और इसके खिलाफ काम करें। तो आइए, आज 18 जून है और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पे इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ काउंटरिंग हेट स्पीच कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 18 जून को मनाया जाता है और आज आज 18 जून है, तो आज इसे मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें हेट स्पीच की, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल आ जाता है जो स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। कौन सा? स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। अब ये कौन सा आर्टिकल है बताइए? तो 19(1), ठीक है ना। 19(1) क्या बात करता है कि हमको अलग अलग राइट्स प्राप्त हैं यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जो प्रेस है 19(1) बी में है ना। फिर कहीं घूमने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता, और इसी में एफ था। एफ को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार था, और बाद में इसको सांवैधिक अधिकार बना दिया गया है। भाग 3 से इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। अब इसी में आर्टिकल 19(2) भी आता है। 19(2) बताता है कहाँ-कहाँ पे किस चीज़ के खिलाफ हमें ना तो न्यायपालिका की अवमानना करनी है, ना तो हमें सामाजिक जो ताना-बाना है ना? या तो कोई ऐसा काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग नहीं करते। तो 19(1) में जो अपवाद एक्सेप्शन है उसको 19(2) में बताया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे थी, इसको हमने यहाँ पे देखा 18 जून को यहाँ पे मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर इसे मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 43rd सेकेंडरी ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। तो आर्टेमिस अकॉर्ड को लेकर कौन सा देश अब यहाँ पे 43वां देश बना है? तो आर्मेनिया। ठीक है ना। आर्मेनिया और अजरबैजान आपको पता होगा, ये दोनों आस पड़ोस में है। तो आर्मेनिया को भारत सपोर्ट करता है, आईआर में आपने पढ़ा होगा, शायद जानते हो। और अजरबैजान यहाँ पर आप देखेंगे टर्की के साथ पाकिस्तान को इस बार सपोर्ट किया था, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे आर्मेनिया को क्या करता है भारत, यहाँ पे हथियार भी बहुत सारे सप्लाई करता है। और ये दोनों बेसिकली यूएसएसआर का पार्ट थे। यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो आर्मेनिया और अजरबैजान बने, और इन दोनों के लोकेशन आप देखेंगे तो इस पार ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर इधर और ब्लैक सागर इधर। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। और जो आर्टेमिस, आर्मेनिया ने 12 जून 2024 को नासा मुख्यालय में वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक समारोह में आर्टेमिस जो अकॉर्ड है उसको यहाँ पे साइन किया है। इसके तहत आर्मेनिया चंद्रमा, मंगल है मतलब कि उसमें उसके पर सुरक्षित, पारदर्शी, जिम्मेदार अन्वेषण के लिए प्रतिबंध है। तो बेसिकली स्पेस को लेके ये आर्टेमिस अकॉर्ड है, इसको यहाँ पे 43 कंट्री आर्मेनिया यहाँ पे बना है। प्रश्न क्रमांक 3 बात कर रहे हैं द ग्रेट स्कीम की। ग्रेट स्कीम के बारे में, ग्रेट योजना जिसे वस्त्र मंत्रालय ने मंजूरी दी है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तकनीकी वस्त्र से संबंधित है। तो ग्रेट स्पीच के बारे में है कि जो ग्रेट के बारे में, सॉरी, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशन एंड टेक्निकल टेक्सटाइल, इसके बारे में यहाँ पे है। कौन सा? टेक्निकल टेक्सटाइल की। अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? यह मुख्यतः सौंदर्य सजावट नहीं होता, बल्कि विशेष काम के लिए ये इन वस्त्रों को बनाया जाता है। जैसे कोई उद्योग हो, कोई चिकित्सा संबंधी हो, कृषि संबंधी कोई विशेष कार्य, रक्षा संबंधी, तो इसे बनाया जाता है। ये वस्त्र बहुत मजबूत होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, पानी से खराब नहीं होते, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, ताप भी नहीं लगता, और कीट रोधी भी होते हैं। मतलब जो इंसेक्ट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट इसमें नहीं होता। तो ये इसलिए आपको बनाया जाता है और हर एक सेक्टर में इसका उपयोग है। इसको लेके भारत सरकार ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी शुरू किया था। आगे हम देखेंगे भी कब शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो ग्रेट योजना का तकनीकी वस्त्र होगा, टेक्निकल टेक्सटाइल। प्रश्न क्रमांक 4 बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन डिप्लेशन से संबंधित है। ये तो आपको पता होना चाहिए, ओजोन क्षरण से संबंधित है। और इसे कब साइन किया गया था? प्रोटोकॉल संबंधी वियना कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1985 में वियना कन्वेंशन अपनाया गया था, और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यहाँ पर साइन किया गया था। तो देखिए, ओजोन के लेके 3 बार समिट हुए। एक तो वियना कन्वेंशन हुआ है,
1985 1987 में क्या हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और 2016 में किगाली समझौता होता है ओजोन को लेके। अब इन तीनों में अंतर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए वियना कन्वेंशन में सभी देश मिलकर सामने उन्होंने कहा कि देखिए ओजोन को हमें बचाना है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, इसको लेके फ्रेमवर्क बनाए जाने की आवश्यकता है। बाद में इसी के लिए 1987 में एक फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, मॉन्ट्रियल कहा गया। कनाडा के मॉन्ट्रियल बनाया गया, इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। और ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है ओडीएस, इनको चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात यहाँ पे की, और उनमें दो एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेस करने की बात की। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सभी देशों ने कहा, लगभग आप देखेंगे सभी देशों ने, पहला बाध्यकारी समझौता है पूरी दुनिया का, सभी देशों ने माना कि ऐसा हमें करना है। भारत ने 1992 में इसमें साइन किए। कब? भारत ने 1992 में साइन किए। भारत भी इसको लेके सक्रिय हो गया, और इसकी जगह पे उपयोग क्या किया जाने लगा, इनकी जगह एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करती। लेकिन बाद में पता चला कि जो एचएफसी है वो क्या करती है, CO2 इमिशन, एक ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन तो डिप्लीट नहीं हो रही थी सीएफसी से, एचएफसी से बेसिकली, लेकिन ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट यहाँ पे बढ़ रहा था। फिर 2016 में एक एग्रीमेंट और होता है, किगाली समझौता। किगाली समझौता 2016 में होता है, जहाँ पे बात होती है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उस पर नियंत्रित करना है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन ना हो। किगाली कहाँ है? रवांडा में किगाली है। और एचएफसी के बारे में यहाँ पे बात हुई। भारत ने भी 2021 में इसको मंजूरी दी। तो तीनों समझौतों के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया, तो यूपीएससी एलिमेंट्स भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं सारे। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, प्रश्न क्रमांक 5, ई फ्लो, पारिस्थितिकी निगरानी प्रणाली किस मंत्रालय ने यहाँ पे शुरू की है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने यहाँ पे ई फ्लो को यहाँ पे शुरू किया है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने पारिस्थितिकी निगरानी शुरू की है। यह प्रणाली गंगा यमुना उनके सहायक नदियों के जल गुणवत्ता, जो वाटर क्वालिटी है, उसकी वास्तविक समय रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6, इसको हमने कल देखा था, दिव्य दृष्टि। तो इसका आप सही आंसर बताइए, सही आंसर होगा क्या? सी। प्रश्न क्रमांक 7, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की भारत में कौन सी स्थिति है? तो भारत का रैंक यहाँ पे 176वां है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे इतना तो मामला खत्म नहीं हो जाता है ना, भारत 180 देशों में 176 है, तो आप रैंकिंग तो देख ही सकते हैं कितनी खराब है हमारी। लेकिन चलिए जान लेते हैं कौन करता है। तो तीन लोग क्या, तीन संस्थाएं मिलकर इसको पब्लिश करती हैं। पहली है येल यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर पब्लिश कर। तीसरा यहाँ पर एक संस्था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये तीनों संस्थाएं मिलकर क्या करती हैं, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को प्रिपेयर करती हैं। और 2002 से लगातार इसको यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को। तो पर्यावरण का जो परफॉर्मेंस है, कोई देश कितना बेहतर है एयर क्वालिटी में हो, वाटर रिसोर्स को लेके हो, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को लेके हो, इसको मेजर करता है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे भारत की स्थिति यहाँ पे 176 है। भारत 2022 में 180 स्थान पर था, है ना, लेकिन अभी थोड़ा सिचुएशन पहले से ठीक हुई है। अगले प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे 8वां, 2024 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कहाँ गया पेन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सऊदी अरब ने यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया था। इस वर्ष का विषय था हमारा जमीन, अवर अर्थ अवर फ्यूचर। इसे हमने एक दिन डिस्कस भी किया था। तो ये हमारा पक्ष था, जिसमें हमारा जो लैंड, उसका रिहेबिलिटेशन, जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है लैंड का, है ना, मरुस्थलीकरण, सबको रोकने की यहाँ पे बात की गई थी। और ये रियाद में आयोजित इस कार्यक्रम को यूनेप और सऊदी अरब के पर्यावरण जल कृषि मंत्रालय मिलकर आयोजित किया था। यूनेप के बारे में जान लें, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको 1972 में स्टैब्लिश यहाँ पे किया गया था। प्रश्न क्रमांक 9 बात कर रहा है, डीप सी मिशन का उद्देश्य समुद्र की किस गहराई का अन्वेषण करना है? तो इसका सही आंसर क्या है? 6000 मीटर। 6000 मीटर इस मिशन का यहाँ पे पर्पज है कि इसको एक्सप्लोर करना है। प्रश्न क्रमांक 10 बात कर रहा है, विदेश मंत्रालय ने ई माइग्रेट पोर्टल पर डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ एमओयू साइन किए हैं? सही आंसर क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ यहाँ पे ई माइग्रेट को लेके यहाँ पे एमओयू साइन है, जो डिजिटल पेमेंट को लेके है। हाल ही में, अगर विच स्टेट रिसेंटली कैंसिल 350 कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्डेड ड्यूरिंग द महागठबंधन? तो ये तो देखिए बीपीएससी की इंपॉर्टेंट है, तो बिहार इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 12, मत्यान, मत्यान 6000 सबमर्सिबल के विकास के लिए कौन सी संस्था यहाँ पे जुड़ी है? तो देखिए इसकी जुड़ी हुई संस्था कौन सी, राष्ट्रीय समुद्री संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, एनआईओटी। और एनआईओटी ये पनडुब्बी है, मत्यान 6000, जहाँ पे इसकी फोटो बनी हुई है, पनडुब्बी है, जिसे राष्ट्रीय जो समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ना, इसको 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस से काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका पर्पज ये है कि भारत में एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन से संबंधित इंजीनियरिंग जो प्रॉब्लम होती है, उन सारी समस्याओं को सॉल्व करना भी इसका यहाँ पे पर्पज है। और इस तरह के कार्य भी यहाँ पे करती है, विकास संबंधी काम भी है करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है एनआईओटी का? एनआईओटी का मुख्यालय चेन्नई में।
तो इसका मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में। डीप सी चाहे करना हो, डीप सी टेक्नोलॉजी डेवलप करना हो, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स में चाहे काम करो, मरीन सेंसर सिस्टम, तो इत्यादि यहाँ पे कार्य करती है। इसके अलावा अगर आप देखें, अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, ग्रेट के बारे में हमने देख लिया, तकनीकी मिशन से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे काबिल बात कर रहा है। काबिल संयुक्त उद्यम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो काबिल देखिए, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कहा जाता है इसे। एक भारत सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो विदेशी देशों में जो देखिए, विदेशों में जो खनिज संबंधी खरीदारी है, उसको उसके एक्विजिशन, उस सबको काम करती है कौन सी? काबिल। तो काबिल किससे संबंधित है? खनिज अधिग्रहण या क्रिटिकल मिनरल एक्विजिशन से संबंधित है काबिल। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 बात कर रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य या यूटी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को की पहली महासभा या जनरल असेंबली आयोजित की है? किस राज्य ने? तो इसका सही आंसर क्या? दिल्ली ने। तो एमपी नहीं है इसका, दिल्ली है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बिग कैट कैट के संबंध में या टाइगर संबंध में है तो एमपी होगा। India hosted the inaugurated assembly of International Big Cat Alliance in New Delhi, reaffirming its global leadership with वाइल्ड कंजर्वेशन। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिपिन प्रणाली के पर्पस क्या है? क्या पर्पस इसका? टू प्रोवाइड अ डिजिटल एड्रेस सिस्टम फॉर लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, स्थान पहचान के लिए एक डिजिटल पता प्रणाली प्रदान करना, इसका यहाँ पे पर्पज है। तो डिजिपिन भारत की नई डिजिटल जो आइडेंटिटी है, डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, वह है। इसका पर्पज क्या है? कि पहचान को सटीक बनाना, पार्टिकुलर बनाना किसी इस चीज को, तो ये यहाँ पे इसका पर्पज है। अगला प्रश्न 17 बात करें, कौन सा देश मछली पालन सब्सिडी पर समझौता एग्रीमेंट ऑफ फिशरीज सब्सिडी को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने वाला भी डब्ल्यूटीओ का 101वां सदस्य बना है? तो डब्ल्यूटीओ को पता है कि मराकस एग्रीमेंट के अंतर्गत 1995 में जो गेट नामक संस्था थी, उसको यहाँ पे डब्ल्यूटीओ बनाया गया, डब्ल्यूटीओ बनाया गया, ठीक है। इसके बाद अभी इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? निकारागुआ। निकारागुआ, निकारागुआ की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये लोकेशन इसकी, यहाँ पे जो नॉर्थ और जो साउथ अमेरिका इसके बीच में यहाँ पे, यहाँ पे ग्वाटेमाला है ना, एल सल्वाडोर वगैरह कंट्री, पनामा कंट्री है, यहाँ पे कैरिबियन सी है। तो इस तरह से यहाँ पे देश है, यहाँ पे ये मैक्सिको है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। प्रश्न क्रमांक 18, जून 2025 में आयोजित होने वाला नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा सी, हेग में इसकी निगरानी यहाँ पे की जाएगी। किसकी? नीदरलैंड के हेग में की जाएगी इसकी निगरानी। ओके। प्रश्न क्रमांक 19, 2025 में ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष शुरू करने से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका क्या है? सही संगठन है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न बात कर रहा है, वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत 5 जून 2025 को किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान में हुई थी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। यह राज्यव्यापी 5 जून से 20 जून चलाई जा रही है। अब देखिए, गंगा जल का नाम लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान तो गंगा बहती नहीं, तो यहाँ पे क्यों होगा? तो लेकिन इसका सही आंसर यहाँ पे यही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बात करना रह गया है, यहाँ पर हाँ, यहाँ पे ये प्रश्न, ग्रेट योजना किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या था? तकनीकी मिशन था। अब कुछ अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य जो मिशन, जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ जो ऊर्जा मिशन है, वो नवीकरणीय जो ऊर्जा क्षेत्र उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे शुरू की गई, जिसका पर्पज क्या है? 175 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करना है ना, पवन ऊर्जा भी इसके अंतर्गत संचालित है ना। और पर्पज इसका ये है, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन का, कि 2030 तक भारत क्या करे, 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से यहाँ पे जनरेट करे। फिर जो तकनीकी वस्त्र है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो तकनीकी वस्त्र मिशन है, 2020 में कैबिनेट ने इसको अनुमोदित किया था, और 4 वर्ष के लिए 2020 से 24 के लिए फिर 1480 करोड़ रुपए फंडिंग यहाँ पे दी गई थी। तो घरेलू जो टेक्सटाइल है, इसमें आत्मनिर्भर होना, इसके साथ इसको एक्सपोर्ट करना